आज हम बीए भाग द्वितीय के एक नए टॉपिक के साथ में क्लास शुरू करेंगे। आज का नया टॉपिक है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। विद्यार्थियों, जब भी किसी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है अधिकार। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार है मौलिक अधिकार। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, मूल और अधिकार। मूल का मतलब होता है जड़, अर्थात वे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कई प्रकार के अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, नागरिक अधिकार होते हैं। लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अर्थात यदि ये मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाए तो व्यक्ति का विकास ही संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिकी संविधान में दिखाई दिया था, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का संविधान था। इसलिए वहीं से प्रेरित होकर के हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में इसमें संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से कानूनी अधिकार बना दिया। अर्थात मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया। इसलिए संपत्ति वर्तमान में कानूनी अधिकार के रूप में तो हमारा अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है, जिसमें बार बार ये उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होंगे। अर्थात मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो राज्य नागरिक अधिकार देगा, मौलिक अधिकार देगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। बात करें हम मौलिक अधिकारों की, तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की दृष्टि से सभी समान हैं और कानून सभी का समान संरक्षण करेगा। इसमें ये जो दो बातें लिखी गई हैं, पहली बात ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जिसमें विधि का शासन भी सबसे पहले अस्तित्व में आया था। पहली बात जो कहता है कि कानून की दृष्टि से सभी समान है, अर्थात कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात कहता है कि यदि कानून के दायरे में कोई व्यक्ति फंस गया है तो राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, अर्थात राज्य संरक्षण भी समान रूप से करेगा। ये अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। और संरक्षण का कार्य क्योंकि न्यायपालिका का है, इसलिए न्यायपालिका हर नागरिक के साथ में समान व्यवहार करेगी। ये बात भी अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो ये प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ में जाति, धर्म, वर्ण, वंश, लिंग, जन्म स्थान, रंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बात सामाजिक न्याय की आई तो हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जब हम एक तरफ जाति की तरफ से समानता की बात करते हैं, लेकिन जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात आई तो आधार जाति ही बनाया गया, क्योंकि आर्थिक आधार पर उस मूल संविधान में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तो जाति के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 15(4) में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, अर्थात सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर होंगे, योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। जो व्यक्ति योग्य है उसी को सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने का अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, जो अस्पृश्यता का अंत करता है। हमारे समाज में परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी थी जो सामाजिक रूप से उपयोगी नहीं थी, जिनमें से एक परंपरा थी छुआछूत, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को डॉक्टर अम्बेडकर ने ऑफेंस के रूप में संविधान के माध्यम से उल्लेखित किया। अन्य सामाजिक बुराइयों का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन छुआछूत का संविधान के आर्टिकल 17 में उल्लेख है तथा उसको कानूनी रूप से अपराध बनाया गया है। इस आर्टिकल को लागू करने के लिए अनेक बार कानून बनाए गए, जैसे 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अस्पृश्यता रोकथाम अधिनियम बनाया गया, जिसको हम SC/ST एक्ट या एट्रोसिटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में जनजाति और दलितों के साथ में होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए
कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 18 समानता की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत में ब्रिटिश काल में दी जाने वाली उपाधियां स्वतंत्र भारत में नहीं दी जाएंगी, अर्थात स्वतंत्रता के बाद में हमारे यहाँ पर ब्रिटिश कालीन उपाधियां नहीं दी जाएंगी, अर्थात उपाधियों का अंत करता है। इसमें मुख्यतः कौन सी उपाधियों का उल्लेख किया गया है? जैसे सर, केसर हिंद, राय बहादुर, राय, ये जो ब्रिटिश कालीन उपाधियां हैं ये स्वतंत्र भारत में नहीं दी जाएंगी, ये बात अनुच्छेद 18 उल्लेखित करता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में हमारे सामने एक बड़ा चुनौती सामने आई कि जब कोई भी व्यक्ति समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, रक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए हमारी संसद ने 1954 में एक संसदीय अधिनियम बना करके भारत रत्न और तथा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार प्रारंभ किए गए। तो आज जो हमारे यहाँ भारत रत्न और पद्म पुरस्कार चल रहे हैं ये स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ संसदीय अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। ब्रिटिश कालीन किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाती। इसमें एक अपवाद है, शिक्षा और सेना की उपाधियाँ ब्रिटिश कालीन ही प्रचलित है, अर्थात शिक्षा और सेना को छोड़ करके ब्रिटिश कालीन उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 करता है। दूसरी बात, अगले मौलिक अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता जीवित व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वह स्वतंत्र रहे। लेकिन स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। मौलिक अधिकार हमेशा लिखित होते हैं, मौलिक अधिकार हमेशा प्रतिबंध युक्त होते हैं, अनलिमिटेड नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए हमारी जो समानता और स्वतंत्रता है वह भी प्रतिबंध युक्त है, एक लक्ष्मण रेखा है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। जैसा कि आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम इस प्रकार से प्रकट नहीं कर सकते कि सामाजिक दंगे पैदा हो जाएं, राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता के लिए चुनौती पैदा हो जाए। इसलिए जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे सारे लिखित हैं, प्रतिबंध युक्त हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है और वो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। आर्टिकल 19 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें मूलतः 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं। आर्टिकल 19 क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 ख प्रत्येक नागरिक को अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 ग भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 बिना किसी बाधा के देश में निवास करने की स्वतंत्रता देता है। और जो अंतिम आर्टिकल है 6, उसमें प्रत्येक नागरिक को आजीविका कमाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें संपत्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। इस प्रकार से आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को ही बंद किया जाता है। 1978 तक ये प्रावधान था कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तब स्वतः ही अनुच्छेद 19 भंग हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया कि स्वतः ही भंग नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना भी जारी करनी पड़ेगी। इससे अगले वाले मौलिक अधिकार हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।